हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। 21 जून 2021 डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर करते हैं। द हिंदू, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जनरल स्टडी में, उनको हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। अगर करंट में कोई ऐसा देश है या फिर ऐसी लोकेशन जो इंपॉर्टेंट है उसको कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अदन की खाड़ी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स और भारत की एक ड्रिल हुई। त्रिकुंड ने पार्टिसिपेट किया वहां पर जाकर। ये भारत ने पहली बार इस ड्रिल में पार्टिसिपेशन किया है। तो अब ये अदन की खाड़ी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए इसको मैंने कवर किया। हंगरी मतलब इसकी कैपिटल बुडापेस्ट में बवाल हो गया क्योंकि यहाँ पर स्कूलों में जो बुक्स हैं उसमें से होमोसेक्सुअल से संबंधित मतलब चैप्टर्स को हटाने की बात की गई, तो लोग सड़क पर उतर आए। लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हंगरी एक लैंड अलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, तो लोकेशन देखनी बहुत जरूरी। निक्सी इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में कैसी संस्था है, क्या करती है भारत में, किस प्रकार की संस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में जानना बहुत आवश्यक। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बना, तो किसके द्वारा, मतलब पहले इसका क्या नाम था, बाद में क्या हो गया, इसके बारे में चर्चा। साइक्लोन आने के बाद भी एक नेशनल पार्क के अंदर ये आइलैंड, इसका नाम है काली भंजड़िया आइलैंड, इसको बहुत कम प्रभाव पड़ा उस साइक्लोन के चलते। तो इस काली भंजड़िया में ऐसा विशेष क्या है, मैनग्रोव है, इसके कारण ऐसा प्रभाव इस पर साइक्लोन का कम पड़ा। तो ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उस नेशनल पार्क का नाम भी देख लेंगे इसी बहाने। चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट्स किस संस्था के द्वारा निकाली गई, और इस चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट्स के बारे में आउटकम्स क्या है, थोड़ी बहुत बातें देखना इंपॉर्टेंट, तो उसको देख लेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, भारत में इलीगल अवैध रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है उनको बेचने के प्रयास, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भारत में करती क्या है, इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या लेना देना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। और साथ में मिल्खा सिंह जी के बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे कि उनको कौन सा प्राइज भारत में मिला, कौन सी किताब है, वो पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में कुछ अवार्ड जीता गया। क्योंकि मिल्खा सिंह जी से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम में, आएगा ही आएगा। ठीक। इसके साथ में आज रात 9 बजे हम लोग प्री वाला कोर्स यूपीपीसीएस 2021 को टारगेट कर चुके हैं। 90 डेज का प्लान हम लोगों ने बना लिया है। 21 जून से 21 सितंबर तक का प्लान है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। 9 PM लाइव रहिए। आप लाइव नहीं रह पा रहे हैं, मैंने जानबूझ के ऐसा समय रखा जब जॉब वाले फ्री हो, एकदम हर कोई फ्री हो, तब ऐसा समय रखा है। लाइव रह लेंगे तो आपको फायदा है, बाद में फिर वो दिख नहीं पाता है, वो कहने की बात होती है, दिख गया। लाइव रहिए, आराम से पूरा पूरा सुनिए, बढ़िया से सुनिए, अगले दिन सुबह उठकर उसको रिवाइज करिए और प्री की तैयारी ईसीएस पे छोड़ दीजिए। आपको पूरी हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कराया जाएगा। यूपी स्पेशल कल एक वीडियो सुबह 8 बजे मैंने प्रीमियर लगा दिया, डिजिटल बोर्ड पे सर कवर कर रहे होंगे, उसको जरूर सुनिए क्योंकि यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। नए अध्यक्ष आए हैं, कुछ नई बातें कुछ हो सकती हैं। इसके साथ में आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 90 डेज की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अपडेट हो चुकी है। वीकली करंट अफेयर अपडेट हो चुका है। साइंस के 10 वीडियो पड़े हुए, उसको मैंने जानबूझ के रोका क्योंकि जब हम लोग 90 डेज के अंदर साइंस पे चलेंगे तब वहां पे वीडियो डालेंगे लाइन से। ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए, लोगों तक भेजिए इसको। पीडीएफ के लिए प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है। इसको जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे प्रियांशु दुबे ऑफिशियल लिखेंगे तो आपको ये फोटो दिख जाएगी, ये फोटो दिख जाएगी। इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, उत्तम हिंदू, हिंदी के जितने पेपर है उनको भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं शेयर कर देता हूँ। आजकल गार्जियन, डेली गार्जियन थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, उसको मैं आजकल शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी ज्वाइन करें, हिंदी मीडियम से तो भी ज्वाइन कर लें। ठीक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, ऐसे बहुत गलतियां होंगी आर करेक्ट और नॉट करेक्ट में। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये 2003 से कार्य कर रही है और स्प्रेड कर रही है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के नागरिकों को। ठीक है, तो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्प्रेड करने का कार्य इनका है। दूसरा लिखा हुआ है जो निक्सी है, इट मैनेजेस द नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री ऑफ द कंट्री, जो भारत देश की नेशनल मतलब इंटरनेट रजिस्ट्री है उसको मैनेज कर, उसका प्रबंधन करती है। इसके साथ साथ जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस हैं IPv4, IPv6, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, समझ में आ जाए अच्छी बात नहीं है, कोई टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो एड्रेसेस हैं वो प्रोवाइड कराने का कार्य भी इसी का है, निक्सी का है। ठीक।
तो इनमें से दोनों ही कथन, पहला सही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम सही है, सेक्शन 8 के अंतर्गत है, कंपनीज एक्ट 2013 के, और 2003 से भारत में कार्यरत है, एकदम सही है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मत मार देना, ठीक, नहीं फिर बैठे रहोगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है, कौन सा कलर सही नहीं है, तो आंसर हो गया नाइदर वन नॉट टू, ठीक, सही नहीं पूछा तो दोनों ही सही है, तो ठीक। हंगरी में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही कि बुडापेस्ट इसकी कैपिटल में बवाल हो गया, सिटीजन वहां के नागरिक उतर आए, क्योंकि यहाँ स्कूलों में जो कुछ चैप्टर है जिनका संबंध होमोसेक्सुअलिटी से है, भारत में सेक्शन 377 को मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, नवदेश जो केस है उसको भी कई बार मैं कवर कर चुका हूँ, मैंने कई बार 377 सेक्शन को बार बार पकड़ा है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो हंगरी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जाती है कि वहाँ लोग सड़कों पर उतर आए। तो आपको बताना है इनमें से एक तो सेंट्रल यूरोप की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो कौन देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, स्पेन। तो अगर आप यहाँ पर एक देश पकड़ ले जाओ जैसे स्पेन, अब अगर आप यूरोप में होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेन कहाँ, स्पेन और कहाँ सेंट्रल यूरोप के अंतर्गत हंगरी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आराम से स्पेन काट सकते हो। आपने एक बार स्पेन काटा तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 1 2 3, ठीक है। तो जो हंगरी है ये उत्तर में इसके स्लोवाकिया, स्लोवेनिया साउथ वेस्ट में है, ऑस्ट्रिया साउथ वेस्ट में है, इसके साउथ में सर्बिया है, इसके नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन है ना, अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम लोग। तो इसका मैप देख लेते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो इसके ऑस्ट्रिया दिख रहा है ना आपको, ये देखो यूक्रेन दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में स्लोवेकिया है, यहाँ पे स्लोवानिया है, ये क्रोएशिया है, इधर सर्बिया साउथ में दिख नहीं रहा लेकिन देख लीजिए ये रोमानिया है। तो ये इन देशों से घिरा हुआ है हंगरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, इसे ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है गल्फ ऑफ अदन के बारे में, अदन की खाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अदन की खाड़ी हम लोगों ने क्यों इस करंट को फिर को उठाया, क्योंकि आपसे एक दिन पहले मैंने कहा था इन ईयू नेव फॉर, 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये आपको, ये क्या है इन ईयू नेव फॉर, ये इंडियन यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स, इन ईयू नेव फॉर जो है इसकी ड्रिल हुई भारत और यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स के बीच में ड्रिल हुई अदन की खाड़ी में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन अदन की खाड़ी के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन लिखा है कि जो अदन की खाड़ी है यह वास्तविकता में अरेबियन सी में लोकेटेड है और यमन और सोमालिया के बीच में स्थित है। दूसरा लिखा है बाबल मंदिब, ये जो जल संधि है ये कनेक्ट करती है अदन की खाड़ी को लाल सागर के साथ में। कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन सही है। लोकेशन देख लेते हैं, देखो ये अदन की खाड़ी, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन हिंद महासागर में अरेबियन सी के अंतर्गत गल्फ ऑफ अदन जो है ये यमन और सोमालिया के बीच में है, स्टेटमेंट तो पहला एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बाबल मंदिब है ये स्ट्रेट है, जल संधि है। जल संधि क्या होती है, तो जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ दे, तो वाटर बॉडी 1 ये हो गई, वाटर बॉडी 2 ये हो गई, इन दोनों को जोड़ रही है, तो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ दे उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो बाबल मंदिब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, एकदम सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये कह रहा है गलत क्या है, दोनों सही है, इसका आंसर है नाइदर वन नॉट टू, ठीक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में पहला कथन लिखा हुआ है, ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, इट इज अ फंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज यूज्ड टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर एनी डिजास्टर सिचुएशन। अगर कोई भी आपदा आती है उस कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा इस फंड को इसके फंड का, इस कोर्स का प्रबंधन किया जाता है। किस प्रकार से प्रबंधन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, अगर इमरजेंसी रिस्पांस मतलब अगर ऐसा लगता है कि इस कोर्स का को निकालना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस के अंतर्गत या रिलीफ के अंतर्गत या रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत आपदा आ गई और लोग उनके घर टूट गए, उनको रिहेबिलिटेट करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो इस आपदा फंड जो प्रतिक्रिया कोष है, आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रयोग किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट लिखा है इट वाज अर्लियर कॉल्ड द राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधन, इसे पहले नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड कहा जाता था, which had been operates as per the guideline laid down by the 11th फाइनेंस कमीशन। 11वें वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इसको राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को ऑपरेट किया जा रहा था। इसका नाम 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब उसे बोलते हैं हम लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। पहले बोलते थे हम लोग इसको नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कह रहा है कौन से सही है, दोनों सही, बोथ
1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, अगला करंट अफेयर है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन कालीबंझड़िया इस आइलैंड के बारे में एकदम सही लिखा हुआ है। तो कालीबंझड़िया आइलैंड के बारे में लिखा है पहला स्टेटमेंट कि कालीबंझड़िया आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द रिवर धमरा। धमरा रिवर में कई बार आपको दिखा चुका हूं, मेरे ख्याल से आप भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर पहुंच चुके होंगे। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इज सिचुएटेड इनसाइड द भितरकनिका नेशनल पार्क इन झारखंड। ये जो कालीबंझड़िया आइलैंड है ये भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर झारखंड में अवस्थित है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखो, पहली बात तो भितरकनिका नेशनल पार्क झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है। तो ये स्टेटमेंट दूसरा तो गलत हो गया साफ साफ। पहला स्टेटमेंट कालीबंझड़िया ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर है और रिवर धमरा पर है। ठीक, एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा एकदम गलत स्टेटमेंट है। लोकेशन देख लोगे अगर तो ये देखो आपको धमरा रिवर दिखाई दे रही है, ये है कालीबंझड़िया, ये दिख रहा है आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है। भितरकनिका नेशनल पार्क की टेरिटरी के अंतर्गत ये कालीबंझड़िया आइलैंड आता है, ये भितरकनिका नेशनल पार्क को दिख रहा है। तो इसलिए इसका सही स्टेटमेंट देखो, कनिका आइलैंड भी पास में, ध्यान रखना कि भूलना नहीं। तो ये आइलैंड देख लो, गहिरमत्था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं, भारत में टर्टल की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ऑलिव रिडले टर्टल भी है जो गहिरमत्था सेंचुरी आता है नेस्टिंग करने के लिए, बच्चे फेच करने के लिए। ये देखो आपको महानदी दिखाई दे रही है, ठीक, ऋषिकुल्या रिवर दिखाई दे रही है। ठीक, ये रिवर का सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है, बताओ इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है। हाल ही की एक रिपोर्ट निकली, इसका नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट। इस चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन लिखा हुआ है, ये जो चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट है ये रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है चिल्ड्रन वर्किंग एट डिजिटल डंप साइट्स, जो आप कंप्यूटर फेंक दिया, लैपटॉप फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, जो डिजिटल उपकरण है उनको फेंकते हो आप, उन डंप साइट्स पर जो बच्चे कार्य कर रहे होते हैं दे आर मोर प्रोन टू इम्प्रॉपर लंग फंक्शन, उनको लंग से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाता है, उनका डीएनए डैमेज हो जाता है। ये पूछ रहा पता इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये दोनों ही कथन में पहला कथन सही इसलिए नहीं है क्योंकि WHO के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई, इसका नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट, जबकि दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। इसलिए नॉट करेक्ट में कौन सा हुआ है, ओनली वन। रिपोर्ट निकली है जिसमें डाउन टू अर्थ में लिखा हुआ है कि ओवर 18 मिलियन किड्स एट ई वेस्ट डंप साइट्स फेस थ्रेट ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। WHO ने बोला कि अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत मोर देन 18 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स वर्किंग एट ई वेस्ट डंप साइट, जो काम कर रहे हैं इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर पोटेंशियली एट द रिस्क ऑफ सीवियर हेल्थ हैजार्ड्स। सीवियर हेल्थ हैजार्ड्स क्या, मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हो सकता है उनको। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड इट्स इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट, और इस रिसेंट रिपोर्ट का नाम है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट। कोट कर सकते हो आप इसको ऐसे में, अपने कोट कर सकते हो, पर्यावरण के अंतर्गत आप ऐसे में अपना कोट कर सकते हो। और बाल श्रम को लेकर मैंने इतने आर्टिकल शेयर करे हैं अपने प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे कि उस पर अगर ऐसे आ जाए तो आप बहुत अच्छा लिख कर आओ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है। दूसरा लिखा हुआ है, इसका कार्य आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग का स्वीकृति प्रदान करना है। ये स्वीकृति प्रदान करती है किसको, आनुवंशिक रूप से संशोधित, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के, अगर सूक्ष्म जीव है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनको अगर कृषि में उपयोग करना है तो इसकी स्वीकृति ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ही देगी। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित किया गया भारत का सर्वोच्च नियामक है, सबसे बड़ा रेगुलेटर है ये रेगुलेट करता है भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उनको इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो ताकि पेस्टिसाइड, मतलब एक तरीके से जो कोई भी फसल को जो खराब करता है उसके अगेंस्ट ये कार्य कर जाए। तो इसका मतलब ये जो तीनों कथन लिखे हुए, ये तीनों ही कथन, पहला एकदम सही लिखा रट्टा लगा लेना, दूसरा एकदम सही लगा रट्टा लगा लेना, तीसरा एकदम सही लिखा रट्टा लगा लेना, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है ये, तो पहले जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस, तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस एक जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है,
यह प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है। तो बीटी कॉटन क्या चीज है, ये बीटी क्या है, बीटी बार बार हम लोग बीटी बीटी क्या है, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी फसलों का नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस के नाम पर रखा गया। ठीक, बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न करती हैं ताकि फसल का कीटों से बचाव किया जा सके। पेस्टिसाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, तो फिर से पढ़ लेना। ये जो बीटी जिनको हम लोग कह रहे हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस फसलें हैं, क्रॉप हैं, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करती हैं ताकि फसल का कीटों से बचाव किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जैसे हम लोग कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है। इनके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य है पौधों की एक ऐसी नई किस्म का विकास करना जो पौधों की प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, और ऐसी चीजों का ऐसे किस्म का विकास कर देना जो कि जब बड़ा हो तो अपने आप से कीटों से बचाव करने में भी सक्षम हो जाए। आप जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसके जीन में, उसके मतलब इस तरीके से आप उसके अनुवांशिक रूप से उसको संशोधित कर दे रहे हो। ठीक, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलिए, आप उसे परिवर्तन कर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया? इनमें से कौन है जो कि पहला गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ गेम, स्वतंत्र भारत में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान उसने गोल्ड मेडल जीता? तो आपको बताना, ध्यानचंद ने ऐसा किया है, मोहम्मद सलीम ने ऐसा किया है, विजय मर्चेंट ने ऐसा किया है, मिल्खा सिंह जी ने ऐसा किया है? तो आंसर है मिल्खा सिंह जी ने ऐसा किया। इनकी बायोग्राफी के बारे में याद रखो कि मिल्खा सिंह जी के साथ में उनकी बेटी सोनिया सनवल्का को रोट हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द रेस ऑफ माय लाइफ। ये क्वेश्चन आने की संभावना पीसीएस में बहुत ज्यादा है, यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में ले सकता है। ठीक है, 2013 में पब्लिश करी गई। इनको अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला हुआ है इनको, एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, इनको पद्म श्री मिला हुआ है। इनको इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, ड्रॉप कर लिया गया, कहा गया कि जवान, मतलब इनकी उम्र उस टाइम तक बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके साथ में ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। एकदम याद रखना, भूलना नहीं, पूछा जा सकता है। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल लिंक है। रात को 9 बजे मिलते हैं। यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात को 9 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।